जो 30 डेज में चैलेंज लेकर आ रहा हूं ना, बहुत बेनिफिशियल होने वाला बोर्ड वाले बच्चों के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, बहुत टाइम बाद अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वापस मिल गए हैं, क्योंकि बीच में बच्चों के एग्जाम, प्रैक्टिकल, फिर प्री बोर्ड, इस तरीके से धीरे धीरे स्टार्टअप हो गया था। तो सीबीएसई वाले और आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और अब आरबीएसई वाले स्टूडेंट्स के रेगुलर मैसेज आ रहे हैं कि सर हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर आ गया हमारा फिजिक्स का। बेटा ऐसा है कि बोर्ड एग्जाम के लिए तो जो मेहनत अभी मैं करने जा रहा हूं ना, 30 डेज चैलेंज है ना, अभी अपन लॉन्च कर रहे हैं कि जनवरी में आपका 30 डेज चैलेंज हो जाएगा, यानी कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह बोर्ड के लिए वो बताए जाएंगे जो कंफर्म बोर्ड 2024 में आने वाले हैं। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं केवल हाफ ईयरली के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखो ऐसा है, मैं हमेशा से बच्चों को बोलता आया हूं कि जो मेरे क्लास नोट्स है आप केवल उनको पढ़ जाइए और एनसीईआरटी पे प्रॉपर फोकस करिए, 100% पेपर मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, क्योंकि टॉपर बच्चा चीजों को टच कर लेता है, लेकिन एवरेज और मीडियम स्टूडेंट्स इन चीजों को टच नहीं कर पाते। और उनका बार बार बस एक ही कहना कि सर पूरे साल पढ़ लिए, अब तो बस कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो जिनको हम लास्ट टाइम पे भी देख जाए तो वो छप जाए। तो देखो ऐसा है, अपनी तरफ से मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको कवर पूरा चैप्टर करके जाना है, लेकिन अगर जिसके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट वो ये टॉपिक्स तो पढ़ जाए जिसके 101% चांसेस बन रहे हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आने के। दिस वीडियो ओनली फॉर आरबीएसई स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर है। 18 तारीख को आपका हाफ ईयरली में फिजिक्स का पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले देखो, अपने पास फर्स्ट वाला जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट कौन सा है बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर है ना। मैं बिल्कुल यहां पे जो आपको लग रहा है, तो आप चाहो तो मेरे साथ लिख सकते हो कॉपी में, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब सुनो, चैप्टर फर्स्ट जो अपना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला जो चैप्टर है। तो अब उसमें देखो, मैं वैसे तो पूरे टॉपिक से पर 5-6 टॉपिक्स ऐसे बताऊंगा जो तुम्हें 100% पढ़ के जाने। सबसे फर्स्ट टॉपिक है ना, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, एक तो सबकी डायमेंशन देख के जाए, ठीक है, एक सबकी यूनिट देखकर जाए। जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, के की डायमेंशन क्या होती है, डाइपोल मोमेंट की डायमेंशन क्या होती है, तो सबकी डायमेंशन देख के जाए, सबकी यूनिट देख के जाए, क्लियर। और सबका अपने पास फॉर्मूला देख कर जाए, फॉर्मूला पूछ सकता है, क्लियर। एक सबकी ग्राफ देखकर जाए, है ना। ग्राफ तुम्हें पता है, जैसे एक्सिस हो गया, इक्वेटोरियल हो गया, जो लॉन्ग लॉन्ग डेरिवेशंस हैं उनके ग्राफ भी होते हैं। और स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस सारी देखकर जाए, स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस, क्लियर है। अच्छा, सेकंड टॉपिक का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कूलम्ब्स लॉ। फेवरेट क्वेश्चन बोर्ड वालों का, कूलम्ब्स लॉ, उसका स्टेटमेंट पूछ सकता है ना, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी आपसे पूछ सकता है, तो कूलम्ब्स लॉ को नहीं छोड़ना। एक अपना नेक्स्ट अगर बनता है तो वो बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पूरा लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में पूछ सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसके बारे में पूछ सकता है। फॉर्मूला डेफिनेशन, बात वही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस इसकी प्रॉपर्टीज जरूर पढ़ के जानी है, ये गलती मत करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपका पूछेगा तो एक अपना टॉपिक बनता है, वो बनता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है एंड डाइपोल मोमेंट क्या होता है। और एक चीज और, अगर आप डाइपोल पढ़ रहे हो तो उसके साथ डाइपोल मोमेंट पढ़ना है, और इसमें 2 चीज अपन को देख के जानी है जिसके 101% चांसेस है, एक्सिस एंड इक्वेटोरियल। एक्सिस और इक्वेटोरियल की आपकी डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सिस इक्वेटोरियल अगर पढ़ रहे हो तो आप टॉर्क वाला डेरिवेशन को छोड़ सकते हो, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, गाउस लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या है ना। गाउस लॉ को प्रूव करने के लिए पूछ सकता है, इससे रिलेटेड 1-2 प्रॉपर्टीज पूछ सकता है। तो गाउस लॉ और उसकी तीनों एप्लीकेशंस, ऑल एप्लीकेशंस, और मैं तुम्हें एक लिख के दे दूं भैया, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल 201%, 100 भी नहीं, 201%। तो भैया एप्लीकेशन के ज्यादा चांसेस बार, है ना। ऐसा नहीं है कि सर नहीं आई तो क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कुछ ना कुछ तो बिल्कुल सेट होगा पेपर में। तो ऑल एप्लीकेशंस में से आपको फर्स्ट वाली और सेकंड वाली एप्लीकेशंस देखी जानी है। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाली है, और एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट शीट वाली है, जो इनफाइनाइट शीट है वो वाली है ना। स्क्वायर वाली को आप छोड़ सकते हो,
ऑप्शन में। तो ज्यादा नहीं, केवल आपके फर्स्ट चैप्टर में से आपको इतना सा ही कवर करके चलना है। अब आ जाओ अपना नेक्स्ट सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में ज्यादा लफड़ा नहीं है, ये सिंपल सिंपल चैप्टर है। चैप्टर सेकंड में अपने पास एक तो आपने पढ़ा है सबने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है ना। और अब मैं बताऊं, एक तो चैप्टर सेकंड में सबसे ज्यादा जो है तुम्हें ध्यान रखना, एक तो पॉइंट चार्ज वाला डेरिवेशन है के क्यू अपॉन आर, है कि नहीं है, और एक आपके पास उसी के बाद डाइपोल वाला डेरिवेशन है, बिल्कुल है ना। अच्छा, दूसरी चीज E इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr वाला रिलेशन है ना, और एक रिलेशन है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d, ये वाला रिलेशन। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसको अपन बोलते हैं ना, तो ये रिलेशन दोनों पढ़ के जाने हैं। एक फोर्थ वाला पॉइंट है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बेटा इक्वी पोटेंशियल सरफेस प्लस इसकी प्रॉपर्टीज, कम से कम 4 प्रॉपर्टीज आपको देख के जानी है। और लास्ट टॉपिक जो मैं बोलने वाला हूं उसके दिल थाम के बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा, और वो आपको पता है कैपेसिटेंस। चाहे तो न्यूमेरिकल टिकवा लो भैया इसमें से, चाहे तो इसका कॉम्बिनेशन देख लो। तो कैपेसिटेंस और एक अपन रिस्क और ले सकते हैं। अच्छा, छोटी छोटी डेफिनेशंस कई बार आ जाती है ना, जैसे इसके अंदर भी मैंने डेफिनेशंस बोली थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह, तो इसके अंदर भी कई बार आ जाती है। क्लियर। अच्छा, एक अपना कैपेसिटेंस के अलावा एक और बनता है अपने पास एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड का भी आपके पास डेरिवेशंस आ सकता है। तो आप इसमें से केवल इतना सा रिस्क ले सकते हैं। तो चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट चार्ज वाला डेरिवेशंस है ना, तो इन दोनों टॉपिक है। एक डाइपोल वाला डेरिवेशन देख सकते हैं। अच्छा, वैसे एक टॉपिक और बोलता हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 सिस्टम और 3 सिस्टम चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना। तो 2 सिस्टम के लिए देख जाओ, 3 सिस्टम का अपने आप ही निकाल लोगे, अगर टाइम मिले तो देख जाना, नहीं तो सेट हो जाएगा। क्लियर। आइए, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड चैप्टर पे अपन चलने वाले हैं, और थर्ड चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसको आप पढ़ के जा सकते हो। तो चैप्टर थर्ड, बच्चे सोच रहे हैं सर यही पढ़ जाए तो काम चल जाएगा क्या? चल तो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि कम टाइम में देखो, लेस एफर्ट्स मोर आउटपुट, उसी का नाम है पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर। आ जाओ चैप्टर थर्ड। अब चैप्टर थर्ड का अपन सिंपल सा है, वही 5 टॉपिक बताऊंगा, चाहे चैप्टर में 10-15 टॉपिक अपन केवल 5-6 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, है ना। आ जाओ चैप्टर थर्ड में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी रिलेशन आपको दिख रहे हैं, ठीक है, रिलेशन का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी में क्या रिलेशन है, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है ना। और रिलेशन बहुत है, एक फेमस रिलेशन है, मैंने कई बार क्लास में पढ़ाया है, I इज इक्वल टू वी ना, ठीक है, मतलब ड्रिफ्ट करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरह का कुछ है। तो रिलेशन जितने भी वो आपको सारे देख के जाने। दूसरी चीज लिमिटेशंस, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस पूछ सकता है भैया, है ना, लिमिटेशंस। और डायग्राम, ग्राफ डायग्राम पूछ लेगा, कैसे, जैसे मान लो व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम पूछ लिया, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S होता है, तो उसकी बैलेंसिंग कंडीशन का डायग्राम बनाओ, है ना। और किसी का भी ग्राफ पूछ सकता है, ग्राफ आपको पता ही है, आते हैं अपन को इजीली। एक अपना सबसे पहले KCL और KVL, किरचॉफ लॉ, बहुत ज्यादा चांस है इसके। किरचॉफ लॉ पता है ना आपने, जंक्शन लॉ और लूप लॉ दोनों पढ़े हैं, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, और इससे रिलेटेड कई बार न्यूमेरिकल आने के चांस भी होते हैं। तो किरचॉफ लॉ आपको पढ़ के जाना है, इसकी लिमिटेशन डायग्राम्स वगैरह पढ़ के जाने हैं, ठीक है। रिलेशंस आपको जितने भी है वो सारे आपको पढ़ के जाने हैं। तो अपने पास ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो अच्छा, उसके अलावा छोटी छोटी यूनिट है ना, डायमेंशन, डेफिनेशंस, ये नहीं छोड़नी, क्योंकि इससे डीप क्वेश्चंस कई बार बन जाता है, समझ लो मेरी बात को। अच्छा, दूसरी चीज इसमें एक फेमस क्वेश्चन और बनता है, वो है एक तो EMF, एक है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वाला है ना, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है कि नहीं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से देख जाना, इसमें EVR में रिलेशन भी होता है, वो EVR वाला रिलेशन भी देख जाना भैया, ठीक है। तो एक तो आपको यहां से भी आपको फोकस मिल जाएगा प्रॉपर, है ना। अच्छा, दूसरा ओम्स लॉ आपको बताइए क्या है सीन। अच्छा, एक इसका ओम्स लॉ का शॉर्ट फॉर्म कई बार आ जाता है, J इज इक्वल टू सिग्मा E, वो वाला भी डेरिवेशन है। तो मैं फिर बोल रहा हूं, अभी जैसे रिलेशन में ये वाला रिलेशन ले लो, चाहे J इज इक्वल टू सिग्मा E ले लो, तो छोटे छोटे जो रिलेशंस है ना, जैसे रो इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा होता है ना, तो आपने जैसे कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है, तो ये सारी चीजें आपको कवर करके चल रही है। तो कुछ भी नहीं है, 4-5 टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर कर जाओ, इसमें आपका आराम से हो जाएगा।
अब आता है फोर्थ चैप्टर, किंग ऑफ डेरिवेशंस। तो भैया ऐसा है, फोर्थ चैप्टर में थोड़ा मामला भारी है। फोर्थ चैप्टर में आपको मैं 6 टॉपिक बता रहा हूं, कोशिश ये रहेगी कि उसमें से मिल जाए। फर्स्ट वाला जो आपका टॉपिक है ना, फोर्थ चैप्टर में, वो क्या है? फर्स्ट वाला है एक तो लॉरेंज फोर्स, पढ़ा क्या आपने? एक तो लॉरेंज फोर्स वाला कभी आपने पढ़ा हो तो वो वाला टॉपिक है। एक F इज इक्वल्स टू ILB साइन थीटा वाला टॉपिक आपने पढ़ा हो, वो वाला टॉपिक है। एक QVB साइन थीटा आपने पढ़ा हो, वो वाला टॉपिक है। तो ये जो छोटे छोटे डेरिवेशंस है ना, लाइक डेरिवेशंस, लॉरेंज फोर्स क्या होता है, ILB साइन थीटा क्या होता है, QVB साइन थीटा क्या होता है ना, एक MB साइन थीटा। तो भैया सारे साइन थीटा वाले, तो साइन थीटा वाले जितने भी डेरिवेशन है पक्का देख के जाना, ठीक है। सेकंड अपने पास यहां पे फेमस एम्पियर सर्किट लॉ, एम्पियर सर्किट लॉ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एम्पियर सर्किट लॉ है ना, और इससे इसी का एक है म्यू नॉट आई अपॉन शायद ऐसे कुछ है 2 पाई आर या 2r, इस तरह का कोई डेरिवेशन है। क्लियर है ये चीज? तो एम्पियर सर्किट लॉ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जो अपन निकालते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ की एक एप्लीकेशन है। आप इस तरह का डेरिवेशन देख सकते हो। एक आप यहां पे फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। याद करो, फोर्स अपन ने 2 पैरेलल कंडक्टर के लिए पढ़े थे ना, F12 और F21 निकाले थे। तो 2 पैरेलल कंडक्टर के लिए फोर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं। और एक डेरिवेशन इसमें और है, और वो है लूप वाला, सर्कुलर लूप। याद करो, बहुत बड़ा इस तरह का कोई सर्कुलर लूप बनाया था, फिर यहां से आपने इस तरह से एक्सिस कट करी थी, यहां से करंट जा रही थी, फिर ये एक्सिस, और इस तरह से अपन कैलकुलेट करते थे, 2 फैक्टर निकालते थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। याद आ रहा है? तो सर्कुलर लूप वाला भी आप यहां पे कंडक्टर और लूप वाला डेरिवेशन, ठीक है। डीजे वाले बाबू गाना नहीं बजवा रहे, हम लूप वाला डेरिवेशन करवा रहे हैं, ओके। तो फोर्स पैरेलल कंडक्टर ले सकते हो, लूप वाला डेरिवेशंस के बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, है ना। अच्छा, एक यहां पे 2 टॉपिक और है। एक तो सोलेनोइड का कोई डेरिवेशन है, एक तो सोलेनोइड है, और सोलेनोइड में भी कोई रेक्टेंगुलर कोइल है, होता होगा, आपने देखा होगा, रेक्टेंगुलर कोइल वाला कोई डेरिवेशन है, उसको जरूर स्टडी करके जाना, ठीक है। क्लियर है ये चीज? और एक मैं तुम्हें बता दूं कि पिच डिफरेंस है ना, 3 कंडीशन होती है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है ऐसे, तो इसमें छोटे छोटे रूल्स अच्छे से देख के जाना, जैसे स्नो रूल है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो 2 रूल्स है, राइट इन पाम रूल है। तो छोटे छोटे रूल्स देख के जाने, है ना, छोटे छोटे डेरिवेशंस देख के जाने, 3 बड़े डेरिवेशंस ये देख के जाने। अच्छा, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस भी है, जैसे आपने यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी पढ़ा है आपने, करंट सेंसिटिविटी हो गई, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई ना। तो करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्लियर है ये चीज? हाँ, तो ये अपन को देख के जानिए। अच्छा, इसमें एक सबसे फेमस टॉपिक MCG, MCG का मतलब क्या होता है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये जरूर देख के जाना, क्योंकि इसमें एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉपिक है, कई बार घुमा के पूछ लेता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो ये 5 अपन ने यहां पे पॉइंट डिस्कस किया, चैप्टर 4। अब आ जाओ चैप्टर 5। चैप्टर 5 तो तुम्हें पता ही है, और चैप्टर 5 पे अपन ज्यादा लोड नहीं लेंगे, केवल 4 टॉपिक बताऊंगा बस। ऐसे तो चैप्टर पूरा पढ़ो तुम, अभी से आलस रखोगे तो बोर्ड में मजा नहीं आने वाला, पर क्या करें, दिल है कि मानता नहीं। चैप्टर 5, अच्छा चैप्टर 5 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 5 में अपन 4 टॉपिक भी डिस्कस करने वाले हैं। एक तो जितनी भी आपकी मैग्नेटिक क्वांटिटीज है सबकी डेफिनेशन, जैसे पोल स्ट्रेंथ हो गई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, उसकी डायमेंशंस हो गई। तो जितनी भी छोटी छोटी क्वांटिटीज है सबकी डेफिनेशंस आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? तो सबकी डेफिनेशंस अपन पढ़ जाएंगे। अच्छा, एक रिलेशन होता है, कई बार 2-3 रिलेशन है छोटे छोटे, वो आपको पढ़ के जा रहे हैं कंफर्म, है ना। जैसे काई एम म्यू आर, इस तरह का कोई रिलेशन भी है, आपने शायद पढ़ा भी होगा इस तरह से, म्यू आर इज इक्वल टू काई एम प्लस 1, इस तरह से कराकर पढ़ा है आपने। तो मैग्नेटिक क्वांटिटीज के बीच में कोई रिलेशन है तो वो अपन को पढ़ना है, क्लियर। और एक फेमस टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से आता है, अच्छा यहाँ पे पता है, एक क्यूरी टेम्परेचर वाला जो है वो अपन पढ़ सकते हैं, है ना। क्यूरी लो, क्यूरी टेम्परेचर, ये आपको लो बोल दो चाहे टेम्परेचर बोल दो, कुछ भी आ सकता है। एक आपको पता है फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डाईमैग्नेटिज्म, ये तीनों पढ़ के जाने हैं, बस ये 4 टॉपिक काफी है, इससे ज्यादा नहीं आ रहा। तो फेरो, पेरा और डाईमैग्नेटिज्म ये आपको थोड़ा सा स्टडी करके जाना है, ये क्या होते हैं, इनकी 2 प्रॉपर्टीज क्या है, इनके 2 एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो ये बेसिक आपको देखे जाना है। अच्छा, 6 वाला चैप्टर, चैप्टर 6 में भी 4 ही टॉपिक बता देगा, बोलो क्या कहते हो? हाँ सर, इंपॉर्टेंट तो चाहिए ना,
हाँ बेटा जरूर मिलेगा। आ जाओ चैप्टर 6 में सबसे फेमस जो टॉपिक है वो है दो लो, एक तो फेराडे वाले दोनों लोस, ठीक है, और एक लेंज लो, इनको नहीं छोड़ना। फेराडे लो और लेंज लो को आप कंप्लीट कवर करके चलोगे, है ना। तो फेराडे लो लेंज लो को आपको कंप्लीट कवर करके चलना है। अच्छा दूसरी चीज, एक यहां पे हाफ है ना, बी ओमेगा आर स्क्वायर है या बी एल डब्ल्यू आर स्क्वायर है, इस तरह का कोई डेरिवेशन है वो आपको करना है सर्कुलर वाला। और एक लास्ट टॉपिक जो मैं बोलने वाला हूं वो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों अच्छे से पढ़ जाना। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है वो अपन को देखना है, उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन L इज इक्वल टू 2W, इस तरह का हमने कुछ ऐसा प्रूफ किया हुआ है ना। एक म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो अपन को अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन पे डेरिवेशन डेफिनेशंस है ना। बट एक चीज ध्यान रखो, म्यूचुअल इंडक्शन जब देखोगे तो कोएक्सियल जरूर देखना, दो एक्सिस के लिए एक साथ कोएक्सियल डेरिवेशन होगा इसका, सोलेनोइड वाला। इस तरह का आपने अगर डायग्राम बनाया हो तो याद करो, ऐसे करके और फिर ऐसे करके इस तरह का बनाया ना दो एक्सिस वाला, वो वाली की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो ये 4 5 3 4 चीजें आप इसमें से देख सकते हो। अब बात आती है सर इन सब में तो चैप्टर 7 बहुत टफ है, तो आ जाए चैप्टर 7 का भी अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट इसलिए ले रहा हूं बेटा ताकि वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं बने, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट सारा मिल जाए। हालांकि मैं इन्हीं चीज को डीप से लेकर आऊंगा, अभी तो शॉर्ट टर्म में लेकर आ रहा हूं। जो 30 डेज में चैलेंज लेकर आ रहा हूं ना, बहुत बेनिफिशियल होने वाला बोर्ड वाले बच्चों के लिए, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे मार्क्स आएंगे भैया फिजिक्स में। फिजिक्स तो सभी पढ़ाते हैं, नोट सभी लिखाते हैं, ठीक है, लिखाते सब है पढ़ाते सब है, पर पढ़ते कैसे है ये कोई नहीं बताता। तभी तो ज्वाइन करते हैं हम पावर ऑफ फिजिक्स। आ जाओ चैप्टर 7। चैप्टर 7 में तो भैया ऐसा है सब नहीं पढ़ा हुआ है, केवल 3 डेरिवेशन आपको देखने हैं और 2 टॉपिक देखने हैं। देखो एक तो आपने पढ़ा है आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। एक अपने पास फुल साइकिल का डेरिवेशन कि कंप्लीट साइकिल के लिए 0 से टी टाइम पीरियड के लिए जो एवरेज वैल्यू है ना, वो हमको डेरिवेशन पे एक बार हमको देखनी है। अच्छा दूसरी चीज एक हमको आपने देखा होगा एलसीआर सर्किट, पढ़ा है क्या। तो एलसीआर सर्किट और रेजोनेंस सर्किट अच्छे से देखना है। और एलसीआर सर्किट रेजोनेंस सर्किट जब आप अच्छे से देखोगे तो इसके अलावा आपको एल सर्किट और सी सर्किट भी देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है इसमें इसके जो फेजर डायग्राम है मैं लिख देता हूं, इनके ग्राफ बहुत अच्छे से देख के आइए, इनका फेजर डायग्राम देख के आइए, क्योंकि आपको इसमें पता लगता है कि करंट फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है, लेग बिहाइंड या लेग फॉरवर्ड, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है। तो एल सर्किट सी सर्किट आपको देख के आना बहुत अच्छे से, मैं यहाँ पे इसको गोला कर रहा हूं, एल सर्किट और सी सर्किट, एलसीआर और रेजोनेंस सर्किट। अच्छा रेजोनेंस सर्किट में बैंडविड्थ वाला डेरिवेशन, कौन सा वाला बेटा, बैंडविड्थ वाला डेरिवेशन से आने की चांस है, बिल्कुल आने की चांस है। और लास्ट टॉपिक जो अपन बताने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मर। आ जाइए ट्रांसफॉर्मर और इसके कुछ डिसएडवांटेज या फिर आपको लगता है इसके कुछ ड्रॉबैक्स है तो वो जरूर देखकर आए, इसमें ही आपका काम चल बसेगा। अब आ जाओ या चैप्टर 8। चैप्टर 8 में तो 3 ही टॉपिक है, अगर वो तीनों देखा होगा तो 101% इसी में से टिक जाएगा। लास्ट का जो आपका देखो पहला टॉपिक क्या है, एक तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है ना, यह आपको देखना है। डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, केवल इक्वेशन देखिए हो बस, इसके बारे में स्टेटमेंट देखते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इक्वेशंस तुम्हें आती है तो स्टेटमेंट तुम लिख दोगे, क्योंकि ये गाउस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक गाउस लॉ मैग्नेटिक फील्ड का, एक दोनों को मिला के एम्पियर लॉ है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट में ध्यान रखना, जो मैक्सवेल एम्पियर ने दिया था वो वाले डिस्प्लेसमेंट करंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हो गए। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो अपन को देखनी है, प्लस उसकी प्रॉपर्टीज 1 से 1% चांस है। और लास्ट में स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम याद करो पूरा, स्पेक्ट्रम आपको कंप्लीट लेकर आ रहा है। रेडियो वेव क्या होती है ना, और बोलो बोलो बोलो, रेडियो वेव क्या होती है, एक्सरे क्या होती है, इंफ्रारेड वेव क्या होती है, सारी वेव के बारे में हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस इसमें करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक अगर कोई डाउट हो तो आप अभी भी पूछ सकते हो मेरे से, है क्या भैया कोई डाउट, यहां तो नहीं है, चलो यहां है कोई डाउट नहीं है। तो आपका फर्स्ट बुक कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाइए सेकंड बुक पे। तो सेकंड बुक जो अपना है उससे अपन डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स वे ऑप्टिक्स। तो एक बार उसको भी मैं यहां पे डिस्कस कर लूं।
आ जाओ भी। हाँ बेटाओ देख लो जरा, देखो चैप्टर 8 के बाद इधर आ जाओ चैप्टर 9। हाँ चैप्टर 9 में आपके पास 6 टॉपिक्स है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लेंगे। एक तो सभी बच्चे ध्यान दें, एक तो आपको यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और ऑप्टिकल फाइबर पढ़ा आपने, ऑप्टिकल फाइबर केबल, कोएक्सियल केबल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर के बारे में आप यहाँ सोच सकते हो। ठीक है, एक आपका डेरिवेशन है कि नहीं, एक डेरिवेशन है आपका, तो ध्यान रखना। एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला, एक कौन सा फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला, और एक इस तरह का फॉर्मूला है म्यू टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, इस तरह का कुछ है। तो दोनों डेरिवेशंस आपको देख के आने हैं। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला दोनों डेरिवेशंस आप देख सकते हो, देख सकते हैं। चलो, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑप्टिकल फाइबर केबल के दिया। अच्छा, एक R इज इक्वल टू 2F वाला रिलेशन देख लेना, और एक मिरर फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लेना। ये 4 डेरिवेशन तो फिक्स है, छपने ही छपने, इनमें से कोई ना कोई एक आने का चांस रहता है बेटा, यहां नहीं तो वो एग्जाम में टिकेंगे कंफर्म। अच्छा, 2 ऐसे टॉपिक, 3 ऐसे टॉपिक जिनको वरदान प्राप्त है हाफ फेली में आने का, मतलब ऐसा कोई साल हमने देखा नहीं जिसमें इनमें से कुछ रिलेटेड आया नहीं हो, और तुम सबको अच्छे से पता है। वो टॉपिक है, एक तो प्रिज्म, फिर चाहे प्रिज्म की डेरिवेशन हो, प्रिज्म की डेफिनेशन हो, एंगल ऑफ डेविएशन वगैरह कैसे फाइंड आउट करते हैं, डेल एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेशन पढ़ के आना है। एक आपके पास माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, वो आपको पढ़ना है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक टेलीस्कोप। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के डायग्राम और डेरिवेशंस बहुत अच्छे से देखकर आने। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो ये आपका चैप्टर 9 बस काफी, इससे ज्यादा लोड नहीं लेना, है ना। अब आ जाओ ये चैप्टर 10, तो चैप्टर 10 में तो कहना ही नहीं है कुछ, 4 ही टॉपिक बताएंगे, और चारों में से कोशिश ये रहेगी कि नहीं आए, है ना। वैसे तो 7-8 टॉपिक है। एक तो सबसे पहले फर्स्ट आपको हाइगेन प्रिंसिपल, हाइगेन प्रिंसिपल क्या होता है, वेव फ्रंट की छोटी छोटी डेफिनेशंस भी है। तो हाइगेन प्रिंसिपल क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन वाला आपको प्रूफ देख कर आना है। अच्छा, एक आपको देख के आना है डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन के जो टाइप होते हैं ना, फ्रेनेल डिफ्रेक्शन, फ्राउनहोफर डिफ्रेक्शन। ठीक है, तो डिफ्रेक्शन आपको देख के आना है, और डिफ्रेक्शन के साथ ही मैं आपको बता दूं इसमें बैंड विड्थ का डेरिवेशन है। क्या है, बैंड विड्थ का डेरिवेशन है। क्लियर है ये चीज। अच्छा, इसमें एक चीज हो, बैंड विड्थ का डेरिवेशन होगा, एक इसमें आता है छोटा सा मेलस लो। तो मेलस लो क्या होता है वो आप देख सकते हो। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, कई बच्चे पूछते हैं सर इंटरफेरेंस का इतना बड़ा डेरिवेशन है, क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल है बेटा, अगर टाइम मिले तो जरूर देखना, बट उसमें भी मेन कंडीशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव पूछ लेता है। ठीक है, मेलस लो गया। लास्ट में तो आपको पता ही लास्ट जो अपने पास है इनके बाद वो है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में इतना नहीं है, पोलराइजेशन तो ध्यान रखो बेटा, पोलराइजेशन इतना नहीं, पोलराइजेशन है और इसके रिलेटेड पोलराइड है, इसके 2 यूजेस है। तो इस तरह का अपने पास मतलब कैलकुलेशंस आराम से हो सकता है। क्लियर, तो ये 3-4 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ जाना। अच्छा, ध्यान रखना डिफ्रेक्शन में बैंडविड्थ वाला डेरिवेशन जो है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, शायद इस तरह का एक डेरिवेशन है, सभी बच्चे इसको देखकर जरूर आए। क्लियर है, हाँ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। क्लियर है ना, हाँ। उसके बाद आ जाओ चैप्टर 11। देखो भैया, चैप्टर टोटल चैप्टर 14 है ना अपने, बस 4 और बच रहे हैं, काई को टेंशन ले रहे हो। चैप्टर 11 में यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, और चैप्टर 11, 12, 13 भैया केमिस्ट्री आ गई। हाँ भाई, देखो यहां पे फ्लो बना देते हैं चैप्टर 11। अब चैप्टर 11 क्या है, चैप्टर 11 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले तो एक तो डेफिनेशन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसकी डेफिनेशन पढ़ के आओ। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या होता है ना, इसकी डेफिनेशन पढ़ के आओ। फिर उसके बाद सुनो सुनो, फिर उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के आओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ के आओ। उसके बाद 101% चांस डी ब्रोगली, डी ब्रोगली क्या होता है, फोटोन की 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़े आओ। फोटोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, उसकी हाइपोथेसिस क्या होती है, वो लेकर आना है। एक आपका फेमस टॉपिक जो है, 2 टॉपिक इसको सबसे ज्यादा आने के चांस है, आइंस्टीन
भैया आइंस्टीन का आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो पूरा प्रूफ है वो आपको अच्छे से दिख कर आना है हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, ठीक है। और आइंस्टीन का जब फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पूरा पढ़ लोगे, इसके बाद आपके इससे पहले 3 है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी किस किस पे, पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करता है, याद करो अपन ने पढ़ा क्लास में। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करता है। ये 3 के तो कंफर्म है भैया, ये तो मानो वरदान प्राप्त है इनको। ये आपको 4 टॉपिक पढ़ के जाना है। चैप्टर 12 की बात करते हैं। अच्छा चैप्टर 12 में क्या है सबसे बड़ी बात, एक तो छोटी छोटी डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन। अब बच्चे बोलेंगे सर स्मॉल डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे हम, तो भैया ऐसा है स्मॉल डेफिनेशन आप इजीली पढ़ लोगे, है ना। एटम है तो एटम में आपको क्या पढ़ना है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है ना, क्लियर है ये चीज। और क्लोजर अप्रोच के अलावा जैसे है ना नील्स बोर की जो है 2 लिमिटेशंस जैसे हो गई, तो स्मॉल डेफिनेशंस अपन को पढ़नी है, क्लियर है ये चीज, है ना। लाइमर सीरीज बामर सीरीज जो है इनके बारे में एक बार थोड़ा सा देखना है अपन को। और आपने शायद सुना होगा डी ब्रोगली यानी कि mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई का कई बार प्रूफ पूछ लेता है वो, तो एक तो आपको ये देखना है। तो एक तो है ना ध्यान रखना स्मॉल डेफिनेशन है, और एक आपको रेडियस का, रेडियस के अलावा एनर्जी का, ये 2 डेरिवेशन तो 100% करना है। रेडियस और एनर्जी का डेरिवेशन, स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। रदरफोर्ड की जो पोस्टुलेट्स है उसके अंदर उसका अल्फा ट्रेजेक्टरी पाथ क्या होता है, क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है, इस तरह की डेफिनेशंस भी है। और एक आपका नील्स बोर, तो नील्स बोर आपका जो है उसकी पोस्टुलेट्स, और पोस्टुलेट्स के अलावा आप उसके ड्रॉबैक्स देख सकते हो, बस इससे ज्यादा नहीं बताएंगे प्यारे बच्चों, नहीं बताएंगे, काफी है इसमें 3 टॉपिक। एक चैप्टर 13, हाँ इसमें थोड़ा सा बच्चा डर जाता है सर अजीबो गरीब चैप्टर है, और चैप्टर 13 और 14 दो ही बच रहे, और दोनों चैप्टर के बाद तुम्हारी पूरी फिजिक्स का तो हाफ ईयरली का पेपर बता ही दिया हमने, तो फिर तुम मेहनत क्या करोगे, करके जाओगे पक्का। चलो जितना बताया उतना कवर कर लोगे, बहुत ज्यादा खुशी होगी। आ जाओ लास्ट डिस्कस करते हैं चैप्टर 13 और 14 के बारे में। चैप्टर 13 के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और चैप्टर 13 के बारे में सभी बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। एक तो है ना चैप्टर 13 के बारे में न्यूक्लियर का साइज है ना, याद करो न्यूक्लियर का साइज की एक डेफिनेशन होती है। अच्छा छोटी छोटी डेफिनेशन, आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, आइसोटोन क्या होता है, मिरर न्यूक्लियर क्या होता है ना, ये सब कुछ, और आइसोमर्स क्या होता है, ये छोटी छोटी डेफिनेशन देखनी। न्यूक्लियर साइज इसमें कांस्टेंट आता है R0, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख के जाए। एक 101% जो चांस है वो है एनर्जी मास रिलेशन, याद करो एनर्जी मास रिलेशन है, और इसी में एनर्जी मास रिलेशन में इसका न्यूमेरिकल कई बार फंस जाता है, E इज इक्वल टू mc², है ना। और एक इसका आपको एनर्जी मास रिलेशन का क्या करना है, इसका एक एंटी बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी है, पता क्या आपने, एंटी बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, सभी बच्चे एंटी बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी का बारे में पढ़कर आए। डेल्टा ईबी बार की वैल्यू निकालते ना बाइंडिंग एनर्जी में, मास का अगर आप एटॉमिक मास का डिवाइड दे दो तो एंटी बाइंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी, और आपकी बुक में ये न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के नाम से, आई थिंक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के नाम से है, और इसी से रिलेटेड आपकी बुक में ग्राफ बना हुआ है, सबसे स्टेबल एलिमेंट जिसमें आयरन होता है वो आपको पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। एक इसमें आपको न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है इसके बारे में देखते जाना है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है जरूर देख कर जाए, ठीक है। और लास्ट 2 टॉपिक और, न्यूक्लियर फिजन 101% चांस, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसके एग्जाम्पल, इसकी रिएक्शंस आपको देख के जानी है, क्योंकि इसमें कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के बारे में भी वो पूछ सकता है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, क्या वैल्यू होती है, क्या एग्जाम्पल होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा कवर करके चलना है ना। चैप्टर 14 भैया 4 ही टॉपिक है, वैसे जिसको वरदान प्राप्त है ना वो है रेक्टिफायर, आता ही है लेकिन फिर भी 4 बताएंगे। सबसे पहले एक तो कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, इनका एनर्जी फॉरबिडन वेट कितना होता है ना, कंडक्शन वैलेंस बैंड के बीच में, उस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करना फर्स्ट। दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक होता है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आपको अच्छे से पता है, कौन कौन से बताओ, पी टाइप के और एन टाइप के सेमीकंडक्टर जिसके अंदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट वैलेंस वो इंप्यूरिटीज मिलाई जाती है, क्लियर है। अच्छा एक आपको पढ़ना है, मेरी बात सुनो, एक आपको पढ़ना है पीएन जंक्शन, कंफर्म चांस है। अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर पीएन जंक्शन से ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिल्कुल है, तो इसका फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हल्का से देख के आना,
ठीक है, क्योंकि ब्रेकडाउन वोल्टेज, नी वोल्टेज वहां से उठा लेता है डेफिनेशन। तो पीएन जंक्शन पढ़ के आना, जैसे इन तीनों में से आपको टपक जाएगा। और लास्ट तो तुम्हें पता है इस चैप्टर का जिसे किंग बोला जाता है, और वो है रेक्टिफायर। और दो टाइप्स के होते हैं सबसे ज्यादा, वैसे चांस हाफ वेव रेक्टिफायर के होते हैं HWR, और ये कौन सा होता है, फुल वेव रेक्टिफायर। आता ही है रेक्टिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस क्या है। तो ये आपके तीन चार टॉपिक मैंने लगा दिए। और इसी के साथ आपकी हाफ ईयरली के पूरे जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जिन बच्चों के पास अगर 1 से 1.5 दिन भी अभी भी है, 18 को पेपर है, और कोशिश ये रहेगी कि वीडियो बहुत जल्दी आपके यूट्यूब पे आ जाएगा। आज मैं 16 को शूट कर रहा हूं, तो इसका मतलब आप देख के इसको सभी बच्चों को, अच्छा एक काम और करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, वो बेचारे इसलिए हैं कि सर आधी टेंशन तो फिजिक्स खा गई हमको। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं सभी बच्चों को बता दूं, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आने वाले हैं, ज्यादा हाई लेवल नहीं आता है, आप इनको लेके बिल्कुल इतना टेंस ना हो। और एनसीईआरटी के जो प्रॉपर एग्जांपल्स है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो एक बार प्रिपेयर कर ले। फिर भी ज्यादा दिक्कत है तो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उन न्यूमेरिकल्स को भी कर ले जाओगे, गारंटेड छपेगा, लिख के ले जाओ, है ना। तो हाफ ईयरली के इन टॉपिक्स को पढ़ के जाना, मैक्सिमम आप इनको जिन स्टूडेंट तक शेयर कर सकते हो जरूर करें, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हो, डजंट मैटर। बस कैरियर आपका है, फ्यूचर आपका है, सोचना भी आपको है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को, मतलब ये मान लो कि मुझे पूरा विश्वास है कि टॉप लेवल पे लेके जाने हो रहे हो। ये टॉपिक हर बच्चे तक पहुंचे, नॉलेज कभी भी अपने तक नहीं रखनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट 30 डेज चैलेंज में न्यू ईयर के साथ। चलता हूं, बाय बाय, पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर की तरफ से। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।